दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने डेयरी फार्म पे एक समस्या के बारे में बात करेंगे और उस समस्या का नाम है कि क्या हम जाने अनजाने में अपने पशुओं को जहर तो नहीं खिला रहे। साथियों, जैसे डेयरी फार्म पे हम बात करते हैं भी 3 बीमारियां ऐसी हैं जो डेयरी फार्मिंग के लिए घातक साबित हो सकती है और डेयरी फार्मिंग के लिए वो दुश्मन का काम करती है। जैसे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, लेमनेस की समस्या और मेस्टाइटिस की समस्या है। साथियों, अगर आपके डेयरी फार्म पे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, पशु गैबिन नहीं हो रहा टाइम से और थनैला बीमारी की समस्या ज़्यादा आ रही है, और अगर आप होम मिक्स राशन दे रहे हैं या फिर पराली पशुओं को डाल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, जैसे कि हम अगर बात करें प्राकृतिक रूप से बहुत सारी जो फंगस है वो प्रकृति में मौजूद रहती हैं। कुछ फंगस ऐसी हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है, पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है। 80 से 90 वैरायटी ऐसी हैं जो इंसानों के लिए और पशुओं के लिए जहर का काम करती हैं। जैसे मशरूम की हम सब्ज़ी खाते हैं, वो फंगस है लेकिन वो अच्छी फंगस है। फिर जैसे आप जलेबी बनाते हैं तो उसमें जो कल्चर डालते हैं वो भी फंगस है। चीज़ बनाने के लिए हम कल्चर डालते हैं, वो भी फंगस है, बट वो अच्छी फंगस है। कुछ फंगस ऐसी हैं 80 से 90 प्रकार की जो जहर पैदा करती है और फिर उस जहर से अपने को डेयरी फार्मिंग में नुकसान होता है। तो साथियों, माइकोटॉक्सिन्स हैं जो फंगस के द्वारा रिलीज होती हैं, फंगस उनको पैदा करती है। और फंगस किस टाइप की फंगस कौन से एरिया में रहेगी ये निर्भर करता है कि उस क्षेत्र का तापमान कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ठंडे प्रदेशों में अलग टाइप की फंगस रहती है, भारत जैसे गर्म प्रदेशों में अलग टाइप की आपको फंगस देखने को मिलती है। अब साथियों, ये फंगस कहाँ पे ग्रो करती है? साथियों, ये फंगस जैसे आप मान के चलो, अगर आपने गेहूं को स्टोर किया है, मक्के को स्टोर किया है, अगर जब आपने जो गेहूं है या मक्का उसको स्टोर किया, उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, हार्वेस्ट के टाइम पे, फसल की कटाई के टाइम पे अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो फिर फंगस के ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फंगस अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर इसको ग्रो होना ही होना है। आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं भी 10, 11, 12% मॉइस्चर की जो फसल है उसको स्टोर किया जाए ताकि ये जो फंगस है ये ग्रो न हो। अब साथियों, इस फंगस को जो भी टॉक्सिन्स रिलीज होती है उसको हम माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं। और जैसे माइकोटॉक्सिन में जैसे अफ्लाटॉक्सिन्स है, जियारलिनोन है, डीओएन है, तो ये बहुत सारी टाइप की जो फंगस हैं ये डेयरी फार्मिंग को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। फंगस की जो टॉक्सिन्स है, माइकोटॉक्सिन्स, ये इनकी वैरायटी अलग रहती है और उनका नुकसान भी अलग अलग सिस्टम पे ये नुकसान करती है। सबसे कॉमन है जो अफ्लाटॉक्सिन्स। साथियों, अफ्लाटॉक्सिन जैसे आप बात करेंगे तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं डेयरी फार्मर्स को और पशुओं को। अब साथियों, ये जो फंगस है इसको आप अपना जो फसल है उसमें आमतौर पे ऐसे देख के हम इसको चेक नहीं कर सकते। अगर गाय को हम जो राशन खिला रहे हैं उस राशन के कुछ सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनमें फंगस से जो फंगस का टॉक्सिकेशन है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा फंगस गाय के शरीर में किससे जाएगी? जो अनाज है, अनाज के साथ में जो धूल रहती है, डस्ट रहती है, उसमें फंगस की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। फिर अगर अनाज, मक्का या गेहूं टूटा हुआ है तो फिर उसमें फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर जो मक्का है या गेहूं है उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें भी फंगस ज़्यादा ग्रो होगी। अगर हम खलों की बात करें तो जो मूंगफली की खल है उसमें फंगस के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर अगर खल बनाते वक्त जो सीड है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, जो खल उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें भी फंगस है जो डेवलप होने लगती है। फंगस आप देख के कैसे पहचान सकते हैं? अगर कोई भी अनाज पशु खा नहीं रहा है तो उसमें फंगस हो सकती है। कोई भी फीड, कोई भी खल, कोई भी अनाज अगर पशु खा नहीं रहा है तो उसमें फंगस होने के चांसेस है, क्योंकि फंगस कड़वी रहती है, पशु उसको नहीं खाएगा। फिर अगर उसका रंग चेंज हो गया, जैसे रंग में हरापन है, सफ़ेद है, कालापन है, तो इसका मतलब वो फंगस की निशानी है। ऐसे आहार आप पशुओं को न डालें। फिर सूखा चारा, पर्टिकुलरली जो वो धान की पराली है उसमें फंगस के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप तूड़ी पशुओं को डाल रहे हैं तो फंगस के चांसेस कम हैं, और धान की जो पराली है उसमें फंगस ज़्यादा मात्रा में रहती है। फिर उसके साथ में साथियों जो
मुख्य तौर से जो फंगस पशु के पेट में जाती है वो है अनाज और खल से। कभी कभार रेयरली अगर फंगस जा रही है तो वो आ सकती है साइलेज और हे से। साइलेज अगर हाई मॉइस्चर के ग्रीन फोडर से आपने साइलेज बनाया, साइलेज को प्रॉपर तरीके से आपने स्टोर नहीं कर पाए, आपने जो बेल अगर पैकेज्ड साइलेज आप दे रहे हैं तो बेल फटी हुई है तो उसमें फंगस के चांसेस रहते हैं। आप ध्यान रखना, हरे चारे से साइलेज से फंगस कभी कभार जाता है, रेयरली। कॉमन किससे जाता है? अनाज से, फीड से और खलों से। तो साथियों ये इनका सोर्स है। अब हम बात करते हैं भी ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स हैं, जो माइकोटॉक्सिन्स है, ये नुकसान क्या करती हैं। साथियों अफ्लाटॉक्सिन्स और इनका जो नामांकन किया है वो जब हम इन पे अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो ये किस रंग की दिखती है उसके हिसाब से इसका नामांकन हुआ है। जैसे B1 B2, तो ये ब्लू ब्लू कलर है जो एमिट करती है, तो इनको हम B1 B2 के नाम से जानते हैं। अफ्लाटॉक्सिन्स गाय जब शरीर में लेके जाएगी खाए खुराक के साथ में, तो B1 B2 लीवर में साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है उससे वो M1 M2 में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ी सी हल्की सी टॉक्सिक M1 M2 B1 B2 से कम है, लेकिन वो भी टॉक्सिक ही है। फिर M1 M2 दूध के माध्यम से निकल के इंसानों के शरीर में जाती है, खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाती है और इंसानों को कैंसर जैसी, लीवर खराब जैसी बीमारियां करती है। साथियों ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स हैं ये गायों में रिपीट ब्रीडिंग का एक बड़ा कारण है। अफ्लाटॉक्सिन्स माइकोटॉक्सिन्स का, माइकोटॉक्सिन से गायों में मेस्टाइटिस की समस्या ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। आपके डेयरी फार्म पे अगर आप राशन दे रहे हैं, पराली खिला रहे हैं और रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ज़्यादा है, फिर मेस्टाइटिस के केसेस बहुत आ रहे हैं, किसी पशु का थन ब्लॉक हो रहा है, बार बार मेस्टाइटिस आ रहा है, तो इम्यून सिस्टम कम होने के कारण जो माइकोटॉक्सिन्स हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके डेयरी फार्म को प्रभावित कर रहे हैं। तो साथियों अपने पशुओं को माइकोटॉक्सिन्स के जहर से बचाने के लिए आपको 20 ppb से कम, जिसमें माइकोटॉक्सिन्स हैं, उस फीड का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, होम मिक्स राशन या जो अच्छी कंपनियां हैं वो भी 20 ppb से नीचे माइकोटॉक्सिन्स के लेवल को नहीं लेके आ पाती हैं कभी कभार, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के जो मक्का है, गेहूं है, DORB खासकर, उसमें भी माइकोटॉक्सिन्स का कंटेमिनेशन ज़्यादा रहता है। तो अगर ये समस्या आपके डेयरी फार्म में है तो आप कहीं ना कहीं राशन को चेक करवाएं, जो होम मिक्स है उसको देखें, इंग्रेडिएंट अच्छे लें। आप माइकोटॉक्सिन्स का आप टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, 3500 से 4000 प्रति सैंपल की इसकी कॉस्ट होने के कारण जो माइकोटॉक्सिन्स है आमतौर पे डेयरी फार्मर्स या जो किसान भाई हैं माइकोटॉक्सिन्स का टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे कुछ लोग अपना फीड का फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं बैग में, या जो छोटी मोटी कंपनियां फीड बना के देती हैं, उनके लिए माइकोटॉक्सिन्स 20 ppb से नीचे लेके आना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें जो मक्के का सिलेक्शन है, DORB का सिलेक्शन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो साथियों अगर आपके डेयरी फार्म पे ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो आप इसको फीड से कोरिलेट करें। अगर आपका जो डेयरी फार्म है वो बड़ा डेयरी फार्म है तो फिर आपको फीड का जो सैंपल है वो कभी कभार साल में 1 या 2 बार चेक भी ज़रूर आप माइकोटॉक्सिन्स के लिए करवाना चाहिए। साथियों ये जो समस्या है ये डेयरी फार्म का एक बड़ी हिडन समस्या है। डेयरी फार्म में जो बीमारियां हैं उनको माइकोटॉक्सिन्स बढ़ा देती हैं, खास करके रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को और मेस्टाइटिस की समस्या को। माइकोटॉक्सिन्स के कारण ये समस्या बढ़ती हैं। तो आपको अपने जो डेयरी पशुओं का राशन है वो आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट करें, फीड अच्छी कंपनी का आप डालें। साइलेज अगर आप ले रहे हैं तो साइलेज को देख परख के आप लें, बेल्स अगर कटी फटी हैं तो आप उसको न लें। फिर आपने अगर अपना साइलेज बनाया है तो उसको 2 या 3 जो प्लास्टिक की सीट है उससे कवर करें। और कुछ जो टॉक्सिन बाइंडर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिन्स बाइंडर बेसिकली इन टॉक्सिन्स को बाइंड करेंगी, इनको एकदम से निष्क्रिय नहीं कर पाएंगी, कुछ हद तक इनको बाइंड करेंगी। तो टॉक्सिन बाइंडर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टॉक्सिन बाइंडर की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग रहती है। कोई कंपनी 5 ग्राम रिकमेंड करती है, कोई 15 ग्राम रिकमेंड करती है। तो कंपनी की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको जो टॉक्सिन बाइंडर हैं वो फीड में इस्तेमाल करने चाहिए। साथियों टॉक्सिन बाइंडर किसी भी खराब फीड का सॉल्यूशन नहीं है। पहले आपको फीड सही सेलेक्ट करना है, रॉ मटेरियल सही सेलेक्ट करना है, फिर अगर थोड़ी बहुत आपको चांसेस लगते हैं भी टॉक्सिन हो सकती हैं तो उसमें अगर आप टॉक्सिन बाइंडर डालेंगे
तो वो फ़ायदा रहेगा। अगर पूरा फीड ही ख़राब है, पूरा अनाज ही ख़राब है, मक्के में आपको टॉक्सिन दिख रही है, फिर आप टॉक्सिन बाइंडर डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उसको टॉक्सिन ने नुकसान करना ही करना। वो तो थोड़ी बहुत अगर लिमिट है तो उसको टॉक्सिन बाइंडर है जो कंट्रोल में कर सकते हैं। तो साथियों, अपने डेयरी फार्म को माइकोटॉक्सिन से ज़रूर बचाएं। पराली अगर आप खिला रहे हैं सावधान हो जाएं। होम मिक्स राशन आप दे रहे हैं तो सावधान रहें। अगर आप किसी लोकल कंपनी की फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, कहीं से आसपास से फॉर्मुलेशन आप ले रहे हैं, तो टॉक्सिन्स का ज़रूर ध्यान रखें अपने डेयरी फार्म को बचाने के लिए, प्रॉफिट को सही रखने के लिए। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।